So students, in the last lecture, we have started with something called as gastrulation. How many of you have read gastrulation in detail after my lecture got over? गैस्ट्रुलेशन ये जो प्रोसेस है थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी सारी प्रोसेसेस से समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि कौन सी लेयर किधर से बन रही है, किसके नीचे बन रही है, उसका उसका पोजीशनिंग हमको नहीं समझता है। तो ये समझने के लिए मैंने इसलिए बोला था गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस को अच्छे से पढ़ के आओ। आई होप जितना मैंने गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट नहीं किया है, जितना मैंने गैस्ट्रुलेशन सिखाया था वो सारा का सारा आप लोगों ने रिवाइज करके आए हैं, मैं ऐसी आशा रखता हूँ, और इसी के साथ में गैस्ट्रुलेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सो मैंने गैस्ट्रुलेशन में क्या पढ़ाया था कि सबसे पहली बात, गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। मतलब गैस्ट्रुला का बनना होता है ब्लास्टोसिस्ट के मदद से। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? हमने सब में देखा हुआ है। ब्लास्टोसिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके बीच में ऐसी कैविटी होती है, जिस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसील से क्या बनने वाला है? गैस्ट्रुला बनने वाला है। तो अब कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, हमको ये अभी पढ़ना है। समझ में आया? इस गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जो तुम्हारा रेट ऑफ क्लीवेज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू द ब्लास्टुला फॉर्मेशन। जब ब्लास्टुला बना था, ब्लास्टोम्यूल उसमें बन रहे थे, वो बहुत फटाफट 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 बन रहे थे। बट जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हो रही है, गैस्ट्रुलेशन की जब प्रोसेस हो रही है, वो बहुत धीरे 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 करते हुए हो रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है, इसमें दो मेन स्टेप्स होते हैं। मैंने कहा दो मेन स्टेप्स होते हैं। इसमें सिर्फ सेल्स बनेंगे नहीं, इसमें सिर्फ सेल्स बनेंगे नहीं तो बल्कि उसका डिफरेंशिएशन भी होगा। नाउ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हमको पता रहता है कि ओके फाइन, ये जो सेल है ये तुम्हारी बाहर की जर्म लेयर बनाएगा, ये जो सेल है वो तुम्हारी अंदर की जर्म लेयर बनाएगा, ये जो सेल है वो सबसे बीच वाली जर्म लेयर बनाएगा। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो बाहर, मीजो बीच में, एंडो अंदर। तो ये तीन जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन कब होता है? ये वाले स्टेप में होता है। कौन से वाले स्टेप में? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोम्यूल्स। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स। ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स में होता क्या है? इस प्रोसेस की वजह से तीन जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है? और ये तीनों जर्म लेयर्स बनते किस वजह से? कौन चैट बॉक्स में उसके उसका एमसीक्यू भरेगा? करेक्ट आंसर क्या है? ये तीन जर्म लेयर्स किस किस चीज से बनते हैं? ये तीन जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीन जर्म लेयर्स कौन से चीज से बनते हैं? नो 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 गुप्ता सिबलिंग्स, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से होता है, बट कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? वेरी गुड अमेय, फ्रॉम एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, बट ठीक है, हाँ अभी बराबर है। एम्ब्रियोब्लास्ट। सो फ्रॉम एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट का मतलब क्या होता है? तुम लोग को यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। ये एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स क्या बनाने वाले हैं? तुम्हारा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म जैसे तीन जर्मिनल लेयर्स। अंडरस्टूड? And the next important step which we are about to talk about is called as morphogenetic movement. मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को एक समझाया थी चीज कि लाइक से फॉर एग्जांपल फिनिक्स एकेडमी का हम लोगों ने ऑफलाइन लेक्चर्स अगर शुरू कर दिया और तुम लोग क्लासेस में आ रहे हो, तो अगर तुम लोग बैठे हो एकदम हैप्पैजार्डली, तुम लोग कहीं पे भी किधर भी बैठे हुए हो, ठीक है, और मैंने क्राइटेरिया दे दिया कि मेरे जो 90% वाले बच्चे हैं वो लोग लास्ट बेंचेस में बैठेंगे, मेरे जो 60-40% वाले बच्चे हैं, 50% वाले जो बच्चे हैं वो लोग फर्स्ट बेंचेस में बैठेंगे। तो जो हैप्पैजार्डली रैंडमली तुम लोग बैठे हो, तो तुम लोग क्या करोगे? अपने आप को अरेंज करोगे उस हिसाब से। हम लोग मूव करेंगे कंसिडरिंग दैट कि तुम लोग एक सेल्स हो, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? उसी के जाइगोट के अंदर या तुम्हारे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या कर रहे हो? मूवमेंट दिखा रहे हो। तो ये मूवमेंट को हम लोग कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मैंने कहा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। क्यों मैंने कहा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट? बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फेस की बात लेते हैं, तो नाक हमारा सबसे आगे रहता है, आईज उसके थोड़े पीछे रहते हैं, कान उससे भी थोड़ा पीछे रहता है, मुंह नीचे की तरफ रहता है। तो हर एक अपने अपने ऑर्गन्स का क्या है? अपना अपना लोकेशन है, अपना अपना पोजीशन है। सो अगर तुम्हारे आंखों का सेल उस पोजीशन पे जाके नहीं बैठेगा, तो क्या वहां पे आंख बनेगी?
आंसर इज नो। अगर नाक को बनाने वाला जो सेल है वो उधर आके नहीं बैठेगा तो क्या वहां पे नाक बराबर से बनेगी या कहीं और जाके बनेगी? कहीं और जाके बनेगी। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो ये मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट को हम लोग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसमें एपीबोली, एम्बोली, इन्वेजिनेशन, यस, ये बहुत सारे अलग अलग इंग्रेशन, ऐसे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जब हम लोग NEET पढ़ेंगे तब हम लोग इस पूरे मूवमेंट्स का डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो मेडिकल एंट्रेंस में बनता है। ठीक है, तो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को डिटेल में हम लोग कब पढ़ने वाले? नीट के लेक्चर्स में। अभी हमको इसको टेंशन लेना ही नहीं कि कौन सी मूवमेंट होती है, क्यों मूवमेंट होती है, हमको टेंशन लेना ही नहीं। क्यों मूवमेंट होती है हमको पता है कि अगर ये मूवमेंट नहीं हुई, ये सेल्स अपने आप को अपनी तरीके से अरेंज नहीं कर लिए, जहां जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे वो नहीं आए, तो वहां पे वो ऑर्गन नहीं बनेगा। इतना सिंपल है, समझा? फिर मैंने एक चीज कही थी कि गैस्ट्रुलेशन, ये जो प्रोसेस है, ये कब से होगा, कब स्टार्ट होगा? 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 8वां दिन। कार्तिक ने वेरी वेरी गुड, कार्तिक ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है। 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 8वां दिन। फर्टिलाइजेशन के बाद से दिन काउंट करना स्टार्ट करो। 8th डे पे क्या होने वाला? तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होने वाली है। अब ये जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है, इसमें हम सबको पता है ये ब्लास्टुला में से गैस्ट्रुला बनने वाला है। ब्लास्टुला मतलब ये जो तुम्हारा ये है ब्लास्टोसिस्ट है, उसमें से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स होने वाले हैं। इसमें ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स होने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बोला था कि जो तुम्हारे इनर सेल मास के जो क्या बोलते हैं, इनर सेल मास का जो गुच्छा है या जो ग्रुप है तुम्हारे सेल का, उसमें से हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है? हाइपोब्लास्ट तुम्हारा प्रिमिटिव एंडोडर्म बनाएगा। हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है? प्रिमिटिव एंडोडर्म बनाता है। एंड एपीब्लास्ट क्या बनाता है? प्रिमिटिव एक्टोडर्म। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा, एपीब्लास्ट से क्या बनेगा। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर। हाइपोब्लास्ट क्या है? तो नीचे का बनेगा। नीचे का बनेगा मतलब क्या? वो अंदर की तरफ ड्रॉ हो रहा है, अंदर की तरफ वो ग्रो हो रहा है। मतलब क्या है कि हाइपोब्लास्ट इज गोइंग टू फॉर्म योर एंडोडर्म। एपी मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है मतलब कौन सा लेयर बनेगा? वो फ्यूचर एक्टोडर्म। समझ में आया? तो एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म। डन डना डन डन, समझ में आया? यस, हमारे इनर सेल मास के अंदर के जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, ठीक है, इनर सेल मास के अंदर के जो फ्री एंड वाले, देखो मैंने ऑलरेडी तुमको ये बताया था कि जो फ्री एंड वाले सेल्स है, मतलब ये वाले, मतलब ये वाले, एक मिनट, आई विल ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर, लेट्स से ब्लू। तो ये इनर सेल मास के यहाँ पे फ्री एंड वाले जो सेल्स हैं, ये तुम्हारे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे और क्या बनेंगे? हाइपोब्लास्ट का लेयर बनाएंगे। हाइपोब्लास्ट जो रहेगा वो क्या बनने वाला है? हाइपोब्लास्ट आगे जाके प्रिमिटिव एंडोडर्म बनने वाला है। ठीक है, और ये जैसे डिवाइड होते हैं, ये लोग डिवाइड करके अंदर के तरफ ग्रो करेंगे टुवर्ड्स द ब्लास्टोसील। व्हाट इज ब्लास्टोसील? ब्लास्टोसील इज नथिंग बट द कैविटी ऑफ योर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये कैविटी के यहाँ पे क्या करेंगे? ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्यों अंदर की तरफ ग्रो करेंगे? बिकॉज वो अंदर की लेयर बना रहे हैं ना, एंडोडर्म बना रहे हैं, तो अंदर की तरफ ही तो ग्रो करेंगे वो। समझ में आया? अब हो क्या रहा है इस सारे चक्कर में कि इसमें हमारी एंडोडर्म की लेयर सबसे पहली डिफरेंशिएट होती है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा गया कि विच इज द फर्स्ट लेयर टू फॉर्म ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, दैट इज एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म में से सबसे पहली लेयर कौन सी बनती है? एंडोडर्म। सबको याद रहेगा ये चीज? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज लिख के रखो कि सबसे पहले बनने वाली लेयर जो है वो कौन सी है? एंडोडर्म। ना, ये जो एंडोडर्म है, ये तुम्हारी गैस सॉरी ये तुम्हारे ब्लास्टोसील के यहाँ पे, ब्लास्टोसील के अंदर ग्रो करेगी। इट ग्रोस विद इन द ब्लास्टोसील। ठीक है, एंडोडर्म की लेयर तुम्हारी ब्लास्टोसील के अंदर ग्रो करेगी और एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसका नाम क्या है? योक सैक।
जिसका नाम क्या है, योक सैक। तुम लोग को योक सैक अगर देखना है आगे जाके तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है। कैन यू ऑल सी अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर ओवर हियर? दिस इज नथिंग बट द योक सैक। ये तुम्हारे योक सैक बनेगी, YOLK, योक सैक। समझ में आया? मतलब एंडोडर्म के वजह से, देखो मैंने पहले क्या बोला, हाइपोब्लास्ट था, हाइपोब्लास्ट के सेल्स अंदर की तरफ ग्रो करेंगे, एंडोडर्म बनाएंगे, ब्लास्टोसील के यहाँ पे वो कैविटी बनाएंगे एंडोडर्म के लेयर, और क्या बनेगी, योक सैक। ये सबको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, क्या किसके बाद क्या 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 बनने वाला है। पहले हाइपोब्लास्ट था, इनर सेल मास, सबसे पहले इनर सेल मास के लेयर था, उस इनर सेल मास का जो फ्री एंड था उसके सेल्स जो है वो तुम्हारे हाइपोब्लास्ट बनेंगे। वो हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स जो है वो डिवाइड करेंगे ब्लास्टोसील के यहाँ पे और प्रिमिटिव एंडोडर्म बनाएंगे। अब ये एंडोडर्म एक कैविटी एनक्लोज करेगी जिसका नाम है योक सैक। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये तुम्हारी क्रोनोलॉजी है, ये तुमको याद रखना है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या बन रहा है। टेक्स्ट बुक में भी ये सारी चीजें दी हुई है, बट टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम किए हुए हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये लेक्चर्स जो बैठ रहे हो अच्छी बात है, इसको समझो, अच्छे से सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? डू नॉट वरी अबाउट इट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिटेल, वेरी मच एक्सप्लेन इन वेरी ग्रेट डिटेल। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला कि एंडोडर्म जो है सबसे पहला डिफरेंशिएट होगा, एंडोडर्म तुम्हारी ब्लास्टोसील की तरफ ग्रो करेगा और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है योक सैक। The remaining cells of the inner cell mass in contact with the cells of robber are called epiblast. Now, guys, very important this is. Let's say for example, the remaining cells of the inner cell mass. अब remaining cell जो है inner cell mass के मतलब ये वाले cells, ये वाले cells मतलब हाइपोब्लास्ट के ऊपर वाले cells, ठीक है, जो तुम्हारे सेल्स ऑफ रॉबर के साथ में, मतलब ये सेल्स ऑफ रॉबर है, इसके साथ में जो कांटेक्ट में रह के हैं, वो वाले सेल्स क्या बनाएंगे, वो वाले सेल्स बनाएंगे तुम्हारा एपीब्लास्ट। हाइपो के ऊपर क्या आएगा, एपीब्लास्ट। देखो ये हाइपोब्लास्ट था, ये तुम्हारा हाइपोब्लास्ट था, देखो ये रेड कलर का, ये रेड कलर का क्या है, हाइपोब्लास्ट है। यस और नो? ब्राउन कलर या रेड कलर जो भी बोलो, तो ये ब्राउन कलर का या रेड कलर का क्या है, हाइपोब्लास्ट के सेल्स है। उसके ऊपर पिंक पिंक कलर का क्या बनने वाला है, एपीब्लास्ट। अंडरस्टूड एवरीवन? कलर्स को प्लीज भूलो मत, बिकॉज यहाँ पे मैं कलर्स को ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ, बिकॉज हमारा डायग्राम जो है ये कलर कोड से ही आगे 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 बढ़ने वाला है। ठीक है? ऐसे कलर का हाइपोब्लास्ट और ऐसे कलर का एपीब्लास्ट एक्चुअल में नहीं बनता है। ऑल द कलर्स आर, ऑल द सेल्स आर ट्रांसपेरेंट, देयर इज नो कलर ऑन द सेल्स, बट यहाँ पे डायग्राम में कलर इसलिए मैंने यूज किया हुआ है या फिर बता रहा हूँ बिकॉज उसी कलर कोड को लेकर हमको आगे बढ़ना है। पिंक कलर को फॉलो करो, देखो पिंक कलर इधर भी है, इधर भी है पिंक कलर, इधर भी है पिंक कलर, इधर भी है वही लाइट पिंक कलर, और लाइट पिंक कलर इधर भी है। देखो सेम लाइट पिंक कलर यूज किया हुआ है, सेम डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कलर कोड को फॉलो करो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड एवरीवन? कलर कोड को भूलना नहीं है, देखते रहो, ध्यान देते रहो। ठीक है? चलिए, मैंने क्या बोला अभी कि जो रिमेनिंग सेल्स हैं, जो रिमेनिंग बचे कुचे जो सेल्स हैं, जो इनर मास के अंदर जो बचे कुचे सेल्स हैं, जो सेल्स ऑफ रॉबर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो वाले सेल्स, वो वाले सेल्स क्या बनाएंगे, एपीब्लास्ट बनाएंगे। मैंने कहा एपीब्लास्ट बनाएंगे। एपीब्लास्ट क्या बनाने वाला आगे जाके, एक्टोडर्म। एपीब्लास्ट क्या बनाता है बच्चों लोग आगे जाके, एक्टोडर्म। यस, प्राइमरी एक्टोडर्म बोल सकते हो तुम लोग उसको, या फिर प्रिमिटिव एक्टोडर्म भी बोल सकते हो उसको। समझ में आया? सबको समझ में आया? एपीब्लास्ट, ई फॉर एपीब्लास्ट, ई फॉर एक्टोडर्म, हाइपो और एंडो। ठीक है? ऐसे याद रखो। अब जैसे ही तुम्हारा ये दोनों लेयर्स बन जाएंगे, मतलब कौन से लेयर्स, कौन से लेयर की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के लेयर की। ठीक है? ये जैसे ये बन जाएंगे, या फिर तुम्हारा एक्टोडर्म और एंडोडर्म जैसी बन जाएगा, हमारी जो पूरी एम्ब्रियोनल डिस्क है वो बाय
सरफेस बना जिसका नाम है, यस, सबको दिख रहा है ये, यस और नो? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट सबको दिख रहा है ये? So epiblast and hypoblast is visible to everyone. Okay. Gupta siblings is saying they the voice is breaking a lot. My voice is lagging. Is it true? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है, drop a heart in the chat box. If you can hear me clearly, loudly, properly, please drop a heart in the chat box. जिसको भी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपना नेटवर्क एरिया चेक करो. क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, ओके चलिए. फॉरगेट अबाउट इट कि जो भी हुआ है, अभी ध्यान दो मैं आगे जो बोलने वाला हूँ. मैंने कहा बाइलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क बनने वाला है. बाइलैमिनार एम्ब्रियोनल डिस्क का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला एपीब्लास्ट, नीचे वाला हाइपोब्लास्ट, ऐसे दो लैमिना, दो लेयर्स बने, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइलैमिनार डिस्क. समझ में आया? दो लेयर्स बन रहे तो बाइलैमिनार डिस्क ना. इतना सबको समझ में आया? ओके. अब हमको ये भी चीज पता रखना पड़ेगा कि एंडोडर्म के बाद में, एंडोडर्म के बाद में जो सेकेंड लेयर बनती है वो कौन सी है? एंडोडर्म के बाद में जो सेकेंड लेयर बनती है वो कौन सी है? एक्टोडर्म. मतलब लास्ट में बनने वाली जर्म लेयर कौन सी है? लास्ट में, सबसे लास्ट में. यस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोडर्म के बाद में कौन सी लेयर बनेगी? एक्टोडर्म. और लास्ट में कौन सी बनेगी? मीजोडर्म. ये हमको याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखो कि सबसे पहले एंडो, फिर एक्टो, फिर मीजो. समझा? ना. अब जो सेल्स होते हैं, एपीब्लास्ट के जो सेल्स रहते हैं, वो डिवाइड और रीडिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. मैंने कहा सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट मतलब कौन से सेल्स? ये पिंक पिंक वाले सेल्स को इमेजिन करो. ये पिंक पिंक वाले सेल्स को जरा ध्यान से देखो कि ये जो सेल्स है ना बच्चे लोग, ये डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे, और डिवाइड रीडिवाइड करने के बाद में क्या हो जाएंगे? वो अंदर की तरफ मूव करेंगे या फिर मूव करना चालू करेंगे. मतलब अगर डिवाइड किया है तो बाकी के सेल्स को भी तो जगह होना चाहिए. तो सेल्स को जगह होने के लिए वो क्या करेंगे? अपने आप को शिफ्ट करेंगे, अपने आप को मूव करेंगे. और इस मूव करके वो कहां पे पहुंचेंगे? कौन से कैविटी में आके पहुंचेंगे? नीचे कौन सी कैविटी है बच्चों लोग? नीचे 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 कौन सी कैविटी है? नहीं, सब लोग गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से सुनो. वापस से सुनो, वापस से सुनो. बहुत जन अलग अलग आंसर कर रहे हैं. वापस से सुनो. मैंने कहा कि सेल्स जो होते हैं एपीब्लास्ट के, वो डिवाइड करेंगे, रीडिवाइड करेंगे और मूव करेंगे इन सच अ वे दैट दे एनक्लोज द एमनियोटिक कैविटी. वो क्या, कौन सी कैविटी बनाएंगे? एमनियोटिक कैविटी. मतलब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनो कि जो तुम्हारा हाइपो, क्या बोलते हैं उसको, हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स हैं, हाइपोब्लास्ट वाले सेल्स हैं, वो एंडोडर्म बनाएगा और एंडोडर्म इन रिटर्न क्या बनाएगा? yolk sac. इतना समझा? हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म, एंडोडर्म, yolk sac. वापस सुनो. हाइपोब्लास्ट, एंडोडर्म, एंडोडर्म, yolk sac. नेक्स्ट क्या है? एपीब्लास्ट. नेक्स्ट क्या है? एपीब्लास्ट, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एमनियोटिक कैविटी. समझा? हाइपोब्लास्ट क्या बना रहा है? एंडोडर्म बना रहा है. एंडोडर्म क्या बना रहा है? yolk sac बना रहा है. तो yolk sac किसके वजह से बन रहा है? नीचे के लेयर की वजह से, हाइपोब्लास्ट की वजह से. एपीब्लास्ट की वजह से क्या बन रहा है? एमनियोटिक कैविटी. सबको याद रहेगा ये चीज, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ये ना एरो एरो बना बना के लिखो. क्या, कैसे एरो बना के लिखो? सबसे पहले हाइपोब्लास्ट लिखो. हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है? एंडोडर्म बनाता है. एंडोडर्म क्या बनाता है? yolk sac. ठीक है, इतना लिखा? इतना लिखा सबने? फिर क्या लिखना है? एपीब्लास्ट. एपीब्लास्ट के बाद एरो डालो और लिखो एक्टोडर्म. एक्टोडर्म के एरो डालो और लिखो कि इट इज गोइंग टू फॉर्म योर एमनियोटिक कैविटी.
समझा है अभी सबको? ना सबसे पहली बात, ये एमनियोटिक कैविटी हम लोग जो बोल रहे हैं, ये एमनियोटिक कैविटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? योक सैक तो न्यूट्रिशन देगा, ये तो हमको पता है, योक हमेशा न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। बट व्हाई एमनियोटिक कैविटी इज सो इम्पोर्टेंट? व्हाई एमनियोटिक कैविटी इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज एमनियोटिक कैविटी में ही बच्चा सस्पेंडेड रहता है। जो बेबी रहता है ना, वो बेबी किसमें सस्पेंडेड रहता है? इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी। उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू में एमनियोटिक कैविटी रहती है। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी एमनियन नाम के मेम्ब्रेन से बनी रहती है। एमनियन, ठीक है, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है। तो ये उसमें से जो एमनियन बनी है वो एमनियोटिक कैविटी, ये जो बनी हुई है, ये किसके वजह से बनी हुई है? ये बनी हुई है तुम्हारे एपीब्लास्ट के सेल्स की वजह से। एपीब्लास्ट, समझ में आया? तो ये एमनियोटिक कैविटी क्यों होती है? बिकॉज अगर बच्चे को कोई भी मैकेनिकल इंजरी बाहर से हुई, ठीक है, बच्चे को कोई भी मैकेनिकल इंजरी बाहर से हुई, तो उसका अब्जॉर्प्शन, उसका शॉक एब्जॉर्प्शन करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो बच्चे तक पूरा का पूरा शॉक चला जाएगा और बच्चा अंदर डैमेज हो जाएगा। यस और नो? मम्मी को चलते चलते कहीं लग गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट मदर को चलते चलते कहीं लग गया, तो वो शॉक बच्चे तक पहुंच सकता है ना, उसका डैमेज बच्चे तक पहुंच सकता है। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज बेबी आजू बाजू में क्या है? एक फ्लूइड है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, और वो एक कैविटी के अंदर लोकेटेड जिसका नाम है एमनियोटिक कैविटी, और वो बनी किसकी वजह से? एपीब्लास्ट। समझ में आया? सबको समझ में आया? एवरीवन? नहीं समझा तो बोलो, हाँ, सिर्फ सुनो मत प्रवचन। ठीक है, आगे बढ़ते ना। हम लोग कौन सी कैविटी का डिस्कशन कर रहे थे? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? कौन सी कैविटी का डिस्कशन कर रहे थे? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। एमनियोटिक कैविटी, ठीक है, एमनियोटिक कैविटी, AMNIOTIC, AMNIOTIC, एमनियोटिक कैविटी। अब इस एमनियोटिक कैविटी का जब डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके बेस में, उसके फ्लोर में, द फ्लोर ऑफ दिस कैविटी is called as is made up of embryonal disc. Write it down, MCQ question. The floor of this amniotic cavity is consisting of embryonal disc. यहाँ पे क्या होता है? embryonal disc होता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? अगर नहीं समझ में आया है तो ये डिस्क को ऑब्जर्व करो। दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये रेक्टेंगल जो दिया है, इसमें जो डायग्राम दिया है, ये डिस्क को ऑब्जर्व करो। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि ये ऊपर वाला जो कैविटी है, ये ऊपर वाला कैविटी, इसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी बोलेंगे। इसको हम लोग कौन सा कैविटी बोलेंगे स्टूडेंट्स? एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, अब ये एमनियोटिक कैविटी के बेस में क्या रहेगा? एम्ब्रियोनल डिस्क। अब ये एम्ब्रियोनल डिस्क के जो पिरामिडल सेल्स रहेंगे वो क्या बनाएंगे? एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म। देखो नीचे एक्टोडर्म बन गई, दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? पिंक कलर का। नहीं समझा? वापस से सुनो, रिपीट कर रहा हूं, वापस से सुनो। बहुत कंफ्यूजिंग है ये स्टेटमेंट, आई कैन अंडरस्टैंड, वापस से सुनो। मैंने कहा कि तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी है, ये जो एमनियोटिक कैविटी, ये कैविटी क्या है? ये एमनियोटिक कैविटी है। व्हाइट लेयर को देखो, व्हाइट लेयर को, अंदर के व्हाइट लेयर को, ये कैविटी है, ये स्पेस है, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं इसको। एमनियोटिक कैविटी के बेस में क्या रहेगा? एम्ब्रियोनल डिस्क। ये क्या है? एम्ब्रियोनल डिस्क। समझ में आया अभी इधर तक? इसी चीज को जूम किया है, इसी चीज को, ये वाली चीज को यहाँ पे जूम किया है, जूम। समझा? ओके, ना इसको मैंने कहा एम्ब्रियोनल डिस्क। अभी तक एक्टोडर्म बनी नहीं है, अभी तक एक्टोडर्म बनी नहीं है, तो ये सुनो, ध्यान से सुनो।
ऊपर क्या था? ऊपर था एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी के यहाँ के जो एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म है वो कहाँ, सॉरी एम्ब्रियोनल डिस्क है वो कहाँ पे है? मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, इसके नीचे बनाता हूँ, चलो रेड कलर से बनाता हूँ। सो ये क्या है? ये क्या बना रहा हूं मैं इसके नीचे? आई एम ड्रॉइंग हियर अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल डिस्क। अब समझा? रेड कलर का मैंने क्या बनाया? एम्ब्रियोनल डिस्क, ईडी, एम्ब्रियोनल डिस्क। ऊपर ब्लू कलर का मैंने क्या बनाया है? एमनियोटिक कैविटी, एसी। समझा? अब तुम्हारे एमनियोटिक कैविटी के तरफ के जो सेल्स देंगे, ये वाले जो सेल्स देंगे, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? एम्ब्रियोनल डिस्क के जो सेल्स हैं जो तुम्हारे एमनियोटिक कैविटी के तरफ रहेंगे। समझा? इसलिए मैं रेड कलर से बना, मैं ब्लू कलर से नहीं बना रहा हूं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? एम्ब्रियोनल डिस्क के जो ऊपर के सेल्स है, जो तुम्हारे एमनियोटिक कैविटी के तरफ वाले सेल्स हैं, वो सेल्स डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे? एक्टोडर्म। अब समझा? अब एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा? डायमंड क्लियर, डिस्टिल वाटर क्लियर, एवरीवन? ध्यान से सुनो वापस एक बार, मैं वापस एक बार, वन लास्ट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, कि तुम्हारा ये जो लेयर है ये है एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के नीचे क्या रहेगा? एम्ब्रियोनल डिस्क। अभी एम्ब्रियोनल डिस्क के पास में ऊपर भी सेल्स है, नीचे भी सेल्स है। तो जो ऊपर के सेल्स हैं जो एमनियोटिक कैविटी के तरफ है वो पिरामिडल सेल्स है। वो पिरामिडल सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके क्या बनाएंगे? वो डिवाइड करके बनाएंगे तुम्हारा एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म बोलो या एक्टोडर्म बोलो, समझ में आया? ठीक है। अब हमको क्या डिस्कस करना है? हमको ये डिस्कस करना है कि जो एमनियोटिक कैविटी है वो कौन से सेल से बने हुए हैं। अभी एमनियोटिक कैविटी तो वो एमनियोजेनिक सेल से बने रहेंगे। कौन से सेल से बने रहेंगे? एमनियोटिक कैविटी इज मेड अप ऑफ एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स मतलब एमनियन बनाने वाले सेल्स। एमनियन मतलब क्या है? वो एक लेयर है जो बच्चे के आजू बाजू में होगा। समझा? बच्चे के आजू बाजू वो लेयर क्यों होना चाहिए? बिकॉज वो प्रोटेक्शन करेगा बच्चे का मैकेनिकल शॉक से। मैकेनिकल जो भी इंजरी होगी मदर को, वो मदर की इंजरी बेबी तक नहीं पहुंचेगी। वो जो शॉक है वो अब्सॉर्ब किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट फ्लूइड present in that amniotic cavity, also called as amniotic fluid. Understood? अब ये सारे घमासान चेंजेस के वजह से, ये सारे घमासान चेंजेस के वजह से जो बाइलैमिनार डिस्क है स्टूडेंट्स, जो बाइलैमिनार डिस्क है वो अब ट्राइलैमिनार डिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जर्म लेयर भी आ जाएगा जिसका नाम क्या है? कौन सी जर्म लेयर? यस, विच जर्म लेयर विल एंटर? मीजोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म। अब तक एक्टोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया, अब तीसरा लेयर बनेगा मीजोडर्म का। समझा? समझा सबको? तो ये सारे चेंजेस हो रहे थे और इस चेंजेस के बीच में बनी क्या? तो क्या बनी? मीजोडर्म बनी। ठीक है, वापस से एक बार, वन लास्ट टाइम रिवीजन। एपीब्लास्ट से क्या बनेगा? एक्टोडर्म। हाइपोब्लास्ट से क्या बनेगा? एंडोडर्म। और इन दोनों के बीच में क्या बनेगी? मीजोडर्म। समझा? ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन जो है ना, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू में कि एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन कब से बिगिन करेगा, तो एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 15th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 15वें दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस गैस्ट्रुलेशन के एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है?
जो बायलैमिनर एम्ब्रियोनल डिस्क जो रहता है वो ट्राइलैमिनर बन जाएगा। ट्राई का मतलब क्या है? तीन। ट्राई का मतलब क्या है? तीन। लैमिना का मतलब क्या? लेयर्स। कौन से लेयर्स बनेंगे इस ट्राइलैमिनर में? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अंडरस्टूड? अब तुम मुझे बोलोगे कि सर मेसोडर्म अचानक से कैसे बन गई? यस, मेसोडर्म अचानक से कैसे बन गई? ये तो बनाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना वहां पे, कि जैसे कि एपीब्लास्ट को बनाया, सॉरी एपीब्लास्ट से बना एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट से बना एंडोडर्म, तो वैसे ही मेसोडर्म को भी तो बनाना चाहिए। ऐसे कैसे अचानक से बन गया? हवा हवा में जादू हो गई क्या? है ना? ये क्वेश्चन आया रहेगा सबके दिमाग में ना। इसके लिए मेरे पास एक आंसर है कि ये जो मेसोडर्म है ये बनता है तुम्हारे डिवीजन के वजह से, रीअरेंजमेंट्स के वजह से, माइग्रेशन ऑफ सेल्स के वजह से, जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं। एपीब्लास्ट के ही सेल्स के कुछ सेल्स जो है वो अंदर की तरफ अपने आप को अरेंज करेंगे, और साथ ही साथ में उसको अरेंज करने के वक्त क्या बन जाएगा? वो सेल्स क्या बनाएंगे? अब मेसोडर्म बनाएंगे। समझा? मतलब एपीब्लास्ट से दो चीजें बनती हैं एक्चुअल में। एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म तो बन ही रहा है, बट वही एपीब्लास्ट जो है, यहाँ पे एरोज को फॉलो करो, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यही एपीब्लास्ट जो है, ये देखो, ये एक्टोडर्म बना, पिंक कलर का एक्टोडर्म बना, ऊपर वाला दिख रहा है सबको एक्टोडर्म, पिंक पिंक पिंक। जूम करो उस डायग्राम की तरफ, देख रहे हो? पिंक कलर का एक्टोडर्म बना, नीचे ब्राउन कलर का एंडोडर्म था, ठीक है? सो एक्टोडर्म के जो सेल्स थे या एपीब्लास्ट के जो सेल्स थे वो अंदर के तरफ मूव करेंगे। एरो नहीं दिख रहा है तो आई यूज अनदर कलर, वेट। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द सेल ऑफ योर व्हाट? ऑफ योर एपीब्लास्ट। समझा? जैसे एपीब्लास्ट के सेल्स अंदर के तरफ मूव करेंगे वो क्या बनाएंगे? मेसोडर्म। समझा? क्योंकि वो दोनों के बीच में बन रहा है, दोनों के बीच में घुस रहा है। सिंपल। स्टूडेंट्स प्रॉमिस मी कि ये लेक्चर के बाद में एटलीस्ट 20 टाइम्स 10 टाइम्स तो ये टेक्स्ट बुक में से आप लोग रीड करोगे, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू रीड यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। मैं सिखाऊंगा तुम सीखोगे फिर भूल जाओगे, फिर मैं सिखाऊंगा तुम सीखोगे तुम भूल जाओगे, बट यू हैव टू रीड इट on your own, mark certain things, write down a crisp note about it, and then you are ready for this. समझ में आया? ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी सारे टॉपिक्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ये नहीं समझ में आता कि किसके लेयर किसके अंदर किसकी लेयर बनी हुई है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवाइज करो। नाउ ये तो हो गया, तुम्हारा मीजोडर्म बन गया, सबसे पहले तुम्हारा एंडोडर्म बना, फिर तुम्हारा एक्टोडर्म बना, फिर तुम्हारा मीजोडर्म बना, तीनों चीजें बन गई। ठीक है? अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है कि जो तुम्हारा प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन होता है, अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक का मतलब क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा तुम्हारा एम्ब्रियो जो है वो ऊपर से सरफेस से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सरफेस से ऐसा दिख रहा है, तो एक लाइन जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो करेगा ऐसे। इस चीज को मैंने क्या बोला? प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको मैंने क्या बोला? प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है? सो गैस्ट्रुलेशन में ही ये चीज हो रहा है, प्रिमिटिव स्ट्रीक फॉर्मेशन। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? लाइन। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? लाइन। अब ये लाइन क्यों फॉर्म होगी? सेल्स लाइन में ग्रो करने की वजह से। समझा? सेल्स लाइन में ग्रो करने की वजह से क्या हो जाएगा? एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बन जाएगी। एक लैटरल लाइन में ग्रो कर रहे हैं स्ट्रीक। समझ में आया? अब तुम लोगों ने एक चीज बहुत ध्यान से देखी रहेगी तो तुम लोग को समझ में आई रहेगी, मैंने प्रिमिटिव स्ट्रीक ऊपर से नीचे नहीं बनाया, मैंने नीचे से ऊपर बनाया, है ना? डायग्राम ड्रॉ करते टाइम में मैंने ये चीज बराबर से दिखाई तुम लोगों को कि मैंने नीचे से ऊपर बनाया, मैंने ऊपर से नीचे नहीं बनाया। मैंने ऐसे बनाया क्या प्रिमिटिव स्ट्रीक? ऐसे। ऐसे भी बना सकता था ना मैं, बट ऐसे नहीं बनाया, मैंने नीचे से ऊपर गया मैं। मतलब प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है, नीचे से ऊपर। It begins with the formation of primitive streak and a shallow groove
अगर स्ट्रीक बन रही है, अगर लाइन बन रही है, तो इसके बीच में कैविटी तो बन रही है ना, कैविटी तो बन रही है। सो कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी को हम लोग बोलते हैं ग्रूव, GROOVE, गुफा जैसा स्ट्रक्चर, ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आया? समझ में आया? प्रिमिटिव स्ट्रीक बनने के साथ में क्या बनेगा? प्रिमिटिव ग्रूव बनेगा। समझा? इज दैट क्लियर एवरीवन? जस्ट ड्रॉप पार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। मैंने कहा प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है, इसी के अंदर के तरफ एक क्या बोलते हैं, ऐसा गुफा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम है प्रिमिटिव ग्रूव। गुफा नहीं बोल सकते उसको एक्चुअल में, जैसे दो दो पहाड़ के बीच में नहीं ऐसे एक दरार होती है, दो पहाड़ के बीच में ऐसे एक दरार टाइप चीज होता है ना, वैसा तुम लोग को वो चीज दिखाई देगा, वो गैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग ग्रूव बोल सकते हैं। समझा? अगर मैं प्रिमिटिव ग्रूव की बात करता हूं, तो प्रिमिटिव ग्रूव में दो हिस्से होते हैं। अगर मैं ऐसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बना रहा हूं, देखो ये प्रिमिटिव स्ट्रीक मैंने बनाई, तो प्रिमिटिव स्ट्रीक में ऐसे दो हिस्से होते हैं। वन one thing is called as anterior region, one region is called as anterior region, and one region is called as posterior region. So primitive streak कैसे ग्रो होती है? posterior region से anterior region के तरफ। समझा? डाउन टू अप, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ऐसे वो ग्रो करेगी प्रिमिटिव स्ट्रीक, और प्रिमिटिव ग्रुप भी उसी के साथ में वैसे ही ग्रो करेगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। इतना समझा? इज दैट क्लियर? नाउ ये जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, ये जब प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, तो उसका एंटीरियर रीजन जो है, उसका प्रिमिटिव ग्रुप का एंटीरियर रीजन जो है, वो योक सैक के साथ में कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करेगा का मतलब क्या है? वो उसके कांटेक्ट में रहेगा। मतलब मुझे एक सवाल का जवाब यहां पे दो कि प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? योक सैक नीचे है ना, ए बनेगा या बी बनेगा? बताओ मुझे। ए, ये ए है केस, एंड ये बी वाला केस है। सो व्हाट विल बी द केस ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ए या बी? योक सैक के साथ कम्युनिकेट करेगा एंटीरियर रीजन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। सोच के बताओ। योक सैक किधर है? इधर। प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे ग्रो करेगी फिर? ऐसे, है ना? तो ए वाला होगा ना, ए वाला केस होने वाला है, हाँ है ना? समझा? समझा है सबको? सो प्रिमिटिव स्ट्रीक हो गया, प्रिमिटिव ग्रूव भी हो गया। प्रिमिटिव ग्रूव का जो कनेक्शन है वो तुम्हारे योक सैक के साथ में बना रहेगा विद द हेल्प ऑफ एन ओपनिंग। मतलब अभी किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग को वहां पे खड्डा होना चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए, है ना? लाइक से फॉर एग्जाम्पल ये योक सैक बनाया मैंने, ये योक सैक बनाया मैंने, और प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसी ग्रो कर रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसी ग्रो कर रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो अगर प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसी ग्रो कर रही है योक सैक की तरफ, तो ये कम्युनिकेट कैसे करेगी? विद हेल्प ऑफ एन ओपनिंग, विद हेल्प ऑफ एन ओपनिंग, राइट? this opening this opening is called as blastopore. This opening is called as blastopore. Now please write it down. Primitive groove communicates with yolk sac with the help of blastopore. समझा? Primitive groove communicates with yolk sac with the help of blastopore. लिखा सबने ड्रॉप हार्ट?
Drop a heart, everyone, if you have written this. Very important this is. Primitive groove is going to communicate with your yolk sac with the help of a structure or opening called as blastopore. Blastopore क्या है? Blastopore मतलब खड्डा है. कौन सा खड्डा है? तो प्रिमिटिव ग्रूव के एंटीरियर एंड की तरफ होने वाला खड्डा है. वो क्यों खड्डा है? बिकॉज वो उसी खड्डे से yolk sac जो है वो तुम्हारे प्रिमिटिव ग्रूव के साथ में कम्युनिकेट करेगी. समझ में आया? Now, why this blastopore is so important? ये blastopore इतना ज्यादा important क्यों है? Because blastopore is going to form the future anus. Humans के केस में blastopore is going to form anus. ठीक है? एनस पता है ना सबको? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. लास्ट वाला पार्ट एनस. तो वो एनस बनाने के लिए कौन मदद करता है? वो ओपनिंग बनाने के लिए कौन मदद करता है? वो ओपनिंग बनता है ब्लास्टोपोर की मदद से. वो ब्लास्टोपोर किसकी ओपनिंग है? सबसे पहली वाली प्रिमिटिव ग्रूव की एंटीरियर एंड की ओपनिंग है. वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है? yolk sac के साथ में. सबको क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर समझा? अब ये एक बार हो जाएगा, ये एक बार हो जाएगा मतलब ये तीनों जर्म लेयर्स तो फॉर्म हो गए, एकदम डन डनाडन डन फॉर्म हो गई. सबसे पहले फॉर्म हुआ तुम्हारा एंडोडर्म, फिर फॉर्म हुआ तुम्हारा एक्टोडर्म, और उन दोनों के बीच में फॉर्म हुआ मीजोडर्म. मीजोडर्म जैसे ही फॉर्म हुआ, प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर. पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ वो प्रिमिटिव स्ट्रीक जब बढ़ रही थी तो वो एंटीरियर रीजन जो है वो तुम्हारे yolk sac के साथ में कॉन्टैक्ट में रहेगा. तो वो एंटीरियर जो रीजन है वो yolk sac के साथ में कैसे कनेक्शन बना के रखेगा? विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. ये ब्लास्टोपोर क्या करने वाला है? ये ब्लास्टोपोर तुम्हारा फ्यूचर एनस बनाने वाला है. ये सबको यहाँ तक समझ में आया? जस्ट ड्रॉप अ हार्ट. एवरीवन. अब एक बार ये तीनों के तीनों जर्म लेयर्स बन गए तो हम लोगों ने जब किंगडम एनिमेलिया भी मैंने जब तुमको पढ़ाया था तब मैंने तुमको क्या बोला था? एक्टोडर्म बाहर वाले ऑर्गन बनाएगा, मीजोडर्म बीच वाले ऑर्गन बनाएगा, एंडोडर्म अंदर वाले ऑर्गन बनाएगा. ये पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना? तो यही करने वाला है. लेयर्स तो बन गए, तीन के तीन लेयर्स बन गए, सेल्स से बने हुए तीन के तीन लेयर्स. अब जो बाहर के लेयर जो है जिसमें सेल्स रहेंगे वो बाहर के ऑर्गन्स बनाएगा. बीच का लेयर जो मीजोडर्म वो बीच के ऑर्गन्स बनाएगा. एंडोडर्म जो रहेगा वो अंदर के ऑर्गन्स बनाएगा. ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी और इस प्रोसेस का नाम रहता है ऑर्गेनोजेनेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गन, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन. सो ऑर्गन का प्रोडक्शन का बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस. कौन बनाएगा ये ऑर्गेनोजेनेसिस? ऑर्गन्स कौन बनाएगा? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. डन. इसी के साथ में गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट होकर ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस जैसे स्टार्ट होता है हम लोग उसको प्रेगनेंसी के अंडर पढ़ते हैं. ठीक है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेगनेंसी. देखो, सो बेसिकली जब मैं प्रेगनेंसी की बात करता हूं तो प्रेगनेंसी को हम लोग जेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं. मैंने कहा प्रेगनेंसी को हम लोग जेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं. अब प्रेगनेंसी कब से लेकर कब तक रहेगी? तो जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग का, उधर से लेके बेबी बाहर निकल नहीं जाता है, डिलीवरी नहीं हो जाती बेबी की, तब तक प्रेगनेंसी रहेगी. समझ में आया? प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग से स्टार्ट होगा और पार्चुरेशन पे एंड होगा. समझ में आया? सो व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि तुम्हारा जो प्रेगनेंसी है उसको हम लोग जेस्टेशन भी बोलते हैं. ये प्रेगनेंसी या ये जो जेस्टेशन है, ये प्रेगनेंसी जेस्टेशन जो रहने वाला है, ये स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट विल कंटिन्यू टिल द पार्चुरेशन. पार्चुरेशन ये हाई फाई वर्ड है डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के लिए. समझा? ड्रॉप हार्ट.
अब ये जो प्रेगनेंसी है बच्चे लोग, ये कितने दिनों के लिए रहती है? तो इट लास्ट फॉर 266 डेज। एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस लास्ट फॉर 266 डेज। बट अगर अगर मैंने वो 14 दिन भी पकड़े, वो 14 दिन भी पकड़े फर्टिलाइजेशन के टाइम वाले, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से मैंने अगर वो दिन पकड़े, 14 डेज पकड़े, 14 डेज समझे ना कौन सा डेज पकड़ रहा हूं मैं, कौन से फेजेस के डेज पकड़ रहा हूं? ओव्यूलेशन के बाद वाले डेज अगर पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद वाले, ओव्यूलेटरी फेज के बाद वाले अगर मैं डेज पकड़ रहा हूं, विच इज सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज के अगर मैं डेज पकड़ रहा हूं, उधर से लेकर अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो इट गोज अप्रोक्सीमेटली 280 दिन। समझा है सबको कैसे कैलकुलेट किया मैंने? फर्टिलाइजेशन से पकड़ रहे हो तो 266 डेज, बट फर्टिलाइजेशन के पहले अगर तुम लोग ओव्यूलेशन से वो चीज पकड़ रहे हो तो इट गोज टू अप टू 280 डेज। 266 के अंदर 14 ऐड कर दो, 280 दिन हो जाएंगे। समझा? तो ये लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट गोज टू अप टू 280 डेज, दैट इज 266 प्लस 14। नाउ ये जो तुम्हारा प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हम लोग कब से बात कर रहे हैं, ये प्रेगनेंसी जो है ये 3 स्टेजेस में या 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है? 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर रहेगा, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर रहेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स्थ मंथ। थर्ड ट्राइमेस्टर इट गोज टू सेवेंथ मंथ, एट्थ मंथ एंड नाइन्थ मंथ। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ग्रुप रहेंगे। पहले 3 महीने जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर करेंगे, उसके नेक्स्ट 3 महीने जो रहेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर करेंगे, उसके बाद के 3 महीने जो रहेंगे वो लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर करेंगे। समझ में आया? एवरीवन, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये ट्राइमेस्टर्स में होता क्या। सबसे पहले यहाँ पे दो ब्यूटीफुल से जीआईएफ प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो कि कैसे बेबी को यहाँ पे हम लोग सोनोग्राफी में देख रहे हैं। इट इज अ सोनोग्राम, ठीक है। ये जो मशीन है, इस मशीन में हम लोग आराम से देख सकते हैं बेबी का। हम लोग यहाँ पे बीच में कुछ दिख रहा है तुम लोग को, डक 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 करते हुए दिख रहा है? ये क्या है वो? डक 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 हार्ट है ना? यस। सॉल्विन सर अभी पढ़ाएंगे तुम लोग को कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, हार्ट का स्ट्रक्चर्स वगैरह, हार्ट का फंक्शंस वगैरह। बट वही हार्ट बनता देखो कैसा है, इधर बन रहा है इधर, ठीक है। ये चैप्टर में बनता है हार्ट एक्चुअल में। चलो, सो हार्ट जो है वो तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। बेबी का नाक तुमको यहाँ पे दिख रहा है, बेबी का जो क्रेनियल रीजन जो है तुम लोग को दिख रहा है। यस, बेबी के लिम्स तुमको दिख रहे हैं। बेबी एक अलग से फोल्डेड मैनर में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि फैल के बैठा हुआ है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, हाँ या ना? तो ये सारी चीजों को हमको ऑब्जर्व करना है अभी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज ध्यान दो, मैं जो भी बोलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट कब से होता है? फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है, और वो एक्सटेंड कब तक होता है? 12वें हफ्ते तक। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक। नोट इट डाउन। फर्टिलाइजेशन से लेके 12th वीक तक का जो जो पीरियड है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो रहेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 13th वीक टू 26th वीक। 13वें हफ्ते से लेके 26वें हफ्ते तक क्या रहेगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 27th वीक टिल पार्चुरेशन। हमको पता नहीं ना कौन से वीक में पार्चुरेशन होने वाला है। कभी कभी डॉक्टर्स डेट दे देते हैं लेडी को कि हाँ तेरा जो डिलीवरी है, ये डिलीवरी डेट ये हो सकती है, तो उस डिलीवरी की डेट के अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे कुछ डिलीवरी हो जाती है। समझ में आया? तो हमको पता नहीं कि कौन से वीक में पार्चुरेशन होने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सर्टेन। इसलिए मैंने वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 27th वीक से लेके पार्चुरेशन तक का जो समय है वो थर्ड ट्राइमेस्टर का होगा। समझ में आया? So first trimester is from fertilization to 12th week.
Second trimester is 13th week to 26th week. Third trimester is 27th week till parturition. Drop a heart. So बच्चे लोग जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं ना, मेजर चेंजेस या फिर धड़ाधड़ जो चेंजेस होते हैं ना, वो सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में ही होते हैं, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, नॉट फर्स्ट वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। सो इसमें बहुत सारे रेडिकल चेंजेस होते हैं। रेडिकल चेंजेस का मतलब क्या है? फटाफट 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 चेंजेस, बहुत धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो बेबी जो रहता है, एम्ब्रियो जो रहता है, बेसिकली एम्ब्रियो बोल सकते हैं अभी उसको, एम्ब्रियो जो रहता है वो रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, एम्ब्रियो को रिसीव करता है न्यूट्रिएंट्स को फर्स्ट टू टू फोर वीक्स। 2 to 4 वीक्स में क्या करता है वो एम्ब्रियो? न्यूट्रिशन गेन करता है फ्रॉम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबको पता है, रटवा लिया था मैंने। एंडोमेट्रियम क्या है? सो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? 2 से लेके 4 हफ्तों तक। 2 से लेके 4 हफ्तों तक। ये समझा है सबको? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? फाइन। नेक्स्ट मुझे क्या बताना था कि ये 2 से 4 हफ्तों तक सिर्फ एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन देना है। इसका मतलब ऐसा भी कुछ है क्या कि एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन देना कभी बंद करेगा? हाँ, एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन देना बंद कब करेगा? जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन होगा। समझा? प्लासेंटा का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगा, एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन देना बंद करेगा। अंडरस्टूड? प्लासेंटा क्या है बाद में बताऊंगा मैं, बट प्लासेंटा के फॉर्मेशन के साथ में क्या होगा? एंडोमेट्रियम विल स्टॉप प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा कि ये मेन पीरियड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? ये मेन पीरियड होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए। मैंने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज मैक्सिमम ऑर्गन्स जो है, मैक्सिमम हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर, जो भी ऑर्गन्स है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो इसी टाइम पीरियड में बनते हैं। इसलिए इसी केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ऑर्गेनोजेनेसिस मैक्सिमली कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, तो आंसर क्या लिखोगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। समझा? 8वें हफ्ते तक, 8th वीक तक। ठीक है, प्रेगनेंसी के 8th वीक तक। प्रेगनेंसी के 8th वीक तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट तुम्हारा ऑर्गन फॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। कंप्लीट ऑर्गन फॉर्मेशन मतलब किडनी बन के तैयार है, लिवर बन के तैयार है, ब्रेन बन के तैयार है, हार्ट बन के तैयार है, सब कुछ बन के तैयार है, सारे के सारे ऑर्गन्स बन के तैयार है। ठीक है, बट क्या वो ऑर्गन्स एकदम फंक्शनल रहेंगे, बहुत अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। दे आर रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। मैंने एक वर्ड क्या यूज किया? रूडिमेंट्री। RUDIMENTARY। RUDIMENTARY। व्हाट इज रूडिमेंट्री? रूडिमेंट्री का मतलब होता है कि वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। वो बने जरूर रहेंगे बट वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। जैसे मेल्स के अंदर जो निपल्स रहते हैं वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं। फीमेल्स के निपल्स जो है वो काम करते हैं, वो दूध दूध को लीक करते हैं, या फिर दूध जो रहता है, मिल्क जो रहता है, उसको वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं बेबी को। बट मेल्स के अंदर ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है, इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ मिल्क। समझ में आया? मेल्स में भी निपल्स है, फीमेल्स में भी निपल्स है, बट फीमेल्स के निपल्स फंक्शनल है, मेल्स के निपल्स जो है वो रूडिमेंट्री है। अंडरस्टूड? वैसे ही रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली रूडिमेंट्री का मतलब होता है कि ऑर्गन्स तो है, ऑर्गन्स तो है, बट वो काम धंधा नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो इतना एफिशिएंट वे में नहीं करेंगे। समझा? जैसे ऑर्गन्स एकदम कंप्लीटली बन जाएंगे, 8वें हफ्ते तक ऑर्गन्स कंप्लीटली बन जाएंगे, तुम्हारा एम्ब्रियो को, अभी हम एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे? एक नया नाम देंगे उसको, फीटस। सुना है ये वर्ड फीटस? FOETUS। पोइटस कोई नहीं बोलेगा, फीटस सुना है ना? FOETUS। सो ये फीटस बनने का काम कब होगा? 8th वीक में हो जाएगा। 8th वीक में ही फीटस क्यों बनने वाला है? बिकॉज सारे के सारे ऑर्गन्स बन गए हैं। डन? अंडरस्टूड? अब जो फीटस का जो लेंथ है ना, लेंथ वो कितना हो जाएगा? स्केल देखो, स्केल अगर किसी के पास रहेगा तो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर्स। फीटस का लेंथ क्या है बच्चों लोग? 3 सेंटीमीटर्स। मतलब कितने चिल्ले पिल्ले ऑर्गन रहेंगे उसके अंदर। हाँ या ना?
एकदम चिल्लू पिल्लू ऑर्गन्स रहेंगे उसके अंदर, ब्रेन छोटू सा, हार्ट छोटू सा, आंखें बहुत छोटी छोटी, यस डॉट के बराबर आंखें रहेंगी, डॉट, समझा? इतना छोटा स्ट्रक्चर है वो, ऐसे इमेजिन करो ना। इसमें आर्म्स बन जाएंगे, हैंड्स बन जाएंगे, फिंगर्स बन जाएंगे, फीट बन जाएंगे, टोज बन जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फुल्ली फॉर्म हो जाएगी, वर्किंग करना स्टार्ट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फुल्ली फॉर्म हो जाएगा, वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन करना स्टार्ट करेगी, यस। उसके बाद में हार्ट के अंदर हार्ट बीट्स दिखाई देंगे तुम लोगों को, ठीक है। छोटी मोटी तुम्हारा फीटस जो है वो मूवमेंट जरूर दिखाएगा, बट ये मूवमेंट जो है ये मदर को फील ही नहीं होगी, मदर को बिल्कुल भी ये मूवमेंट्स जो है वो फील नहीं होगी, बिकॉज फीटस जो वो इतना छोटा है कि मदर को फील नहीं होगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड होता रहेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म होता रहेगा, तो वो कितने सेंटीमीटर का लॉन्ग हो जाएगा फीटस, पता है? 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक तुम्हारा बेबी जो है वो कितने महीने का होना, कितने महीने का नहीं बोल रहा हूँ, कितने लेंथ वाइज होना चाहिए? 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, समझा? ना अब इसी दौरान मदर के अंदर भी तो चेंजेस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेबी के अंदर चेंजेस होने चाहिए, बेबी तो ग्रो हो रहा है, बट साथ ही साथ में मदर के अंदर भी तो चेंज होने चाहिए। अब मदर में क्या चेंज होते हैं? मदर के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। सो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्यों बढ़ता जाता है? बिकॉज प्रेगनेंसी को क्या करना है, क्या करना है हमको? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है ना, to avoid any kind of miscarriages, very good कार्तिक, to avoid any kind of miscarriages, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मदर की बॉडी में बनाए रखना चाहिए। और कहां से आ रहा है प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, अभी भी कॉर्पस ल्यूटियम से ही आ रहा है। जैसे ही प्लासेंटा नाम का ऑर्गन बन जाएगा ना, प्लासेंटा के बनने के बाद में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है उसका उसकी देखरेख कौन करेगा? प्लासेंटा। पी फॉर प्लासेंटा, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, इधर भी देखो वही है, यस और नो? तो प्लासेंटा बनाएगा, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन भी उसी के साथ में स्टार्ट हो जाएगा, और प्लासेंटा फॉर्मेशन के साथ में प्लासेंटा विल टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। अब प्लासेंटा फॉर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है, अभी हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, समझा? मैं सिर्फ आगे की चीजें बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आया ना? मैंने क्या बोला कि तुम्हारे मदर के अंदर का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाएगी, मदर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, एंडोमेट्रियम रप्चर नहीं होगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी कंडक्ट, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 9 महीने के लिए सस्पेंड की जाएगी, रोकी जाएगी, अटकाई जाएगी, ठीक है। अब किसी किसी फीमेल्स में तुम लोगों ने ये देखा रहेगा कि मराठी में बेसिकली, मराठी फैमिलीज में ये टर्म बेसिकली यूज किया जाता है, कोरड्या उल्ट्या, सुना है ये टर्म कोरड्या उल्ट्या? तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये कोरड्या उल्टा का मतलब होता है उल्टी जैसा फीलिंग आता है, सेंसेशन होता है फिर फीमेल्स को जब भी कभी प्रेग्नेंट रहती है, बट उनको कभी उल्टी नहीं होती है, या फिर उल्टी हुई भी तो फिर वो बहुत जनरल उल्टी है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इनडाइजेशन या फिर कुछ भी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। ये किस वजह से होता है? ये जो वॉमिटिंग सेंसेशन, मूड स्विंग्स वाले प्रॉब्लम किस वजह से होता है? हॉर्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं, इस वजह से, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम धड़ाधड़ बढ़ते जाता है ना, इस वजह से बॉडी में वो चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस की वजह से ही ये मूड स्विंग्स आते हैं, नॉजिया जैसी फीलिंग आती है, चक्कर जैसे फीलिंग होता है, वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है, ये सारी फीलिंग्स जो है इसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, समझा? मराठी में उसको भले कोरड्या उल्टा बोलते हैं, बट इसको इंग्लिश में या फिर बायोलॉजी में मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। अंडरस्टूड? सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको किसको समझा? ड्रॉप अ हार्ट, क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? चलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर को मैंने क्या बोला था? 13 से लेकर 26 वीक तक जाएगा। मैंने कहा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो 13 से लेकर 26 वीक तक जाएगा।
ये पीरियड में तुम्हारा फीटस जो है वो धड़ाधड़ साइज में इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये पीरियड में तुम्हारा फीटस जो वो धड़ाधड़ साइज में इंक्रीज करेगा। अब तक फीटस का जो साइज है वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था। अब फीटस का साइज जो है वो एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की स्केल देखो, यस 30 सेंटीमीटर, 15-15 सेंटीमीटर की दो स्केल अगर जोड़ोगे तो इतना बड़ा फीटस बन जाएगा वो। समझ में आया? इतना लंबा चौड़ा फीटस बन जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में। 13 से लेकर 26 वीक के बीच में ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग बन जाएगा। और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग बनने के साथ में पूरे के पूरे मदर के जो हार्मोनल लेवल जो रहेंगे ये स्टेबिलाईज हो जाएंगे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऊपर नीचे हार्मोन हो रहा था ना, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा था, वो अभी नहीं होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में। मतलब फोर्थ महीने में, फिफ्थ महीने में, सिक्स महीने में ये मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगा। क्यों? बिकॉज हार्मोनल लेवल जो वो स्टेबिलाईज हो गया। समझ में आया? हार्मोन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। क्लियर? समझा? नाउ हार्मोनल लेवल स्टेबलाइज क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि HCG, व्हाट इज HCG? HCG स्टैंड्स फॉर स्मॉल h कैपिटल C कैपिटल G, स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये जो हार्मोन है, इट इज गोइंग टू बी सेक्रेटेड बाय योर एम्ब्रियो और द जाइगोट फॉर दैट मैटर। तो ये जो जाइगोट है ये सेक्रेट कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से बचाता है। याद करो, याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ HCG। तो अब HCG का लेवल क्या हो जाएगा? धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसे ही HCG का लेवल कम हो गया तो अभी क्या होने वाला है? कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस अल्बाइकन्स में। कॉर्पस अल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो गया तो अभी वो हार्मोन बना सकता है क्या कॉर्पस अल्बाइकन्स? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अभी कॉर्पस अल्बाइकन्स हार्मोन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? अभी इसका रोल आता है, प्लासेंटा का रोल आता है। समझ में आया? प्लासेंटा फॉर्मेशन हो चुका है और प्लासेंटा बनने के साथ में ही प्लासेंटा विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन, जो पहले कौन बनाता था बच्चे लोग? कॉर्पस ल्यूटियम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता था तुम्हारा ये प्रोजेस्टेरॉन। अब वो कौन बनाएगा? अब वो कौन बनाएगा? प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा। तुम लोग को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? एक मिनट, आई शो यू द स्ट्रक्चर। वेट अ मिनट, तुम लोग को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ये देखो, यहाँ पे देखो ये वाला। कैन यू ऑल सी दिस स्ट्रक्चर? यस, कैन यू ऑल सी द लास्ट स्ट्रक्चर which is there in the GIF? ठीक है, ये तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड है और अम्बिलिकल कॉर्ड आगे जाके क्या बनाता है? प्लासेंटा बनाता है। आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड किसको जुड़ी रहती है? प्लासेंटा को जुड़ी रहती है। समझ में आया? अम्बिलिकल कॉर्ड किसके साथ में जुड़ी रहती है? प्लासेंटा। जो नाभि से, बच्चे के नाभि से, नेवल से जुड़ी रहेगी। समझा? पेट के ऊपर है ना ऐसे छोटा सा खड्डा, उसको हम लोग नेवल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं। तो नाभि से क्या जुड़ी रहेगी? अम्बिलिकल कॉर्ड। और अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या जुड़ा रहेगा तुम्हारा? प्लासेंटा। और वही प्लासेंटा क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करे रखता है, बिकॉज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्लासेंटा अभी निकालेगा, क्या बनाएगा? सेक्रेट करेगा। समझा? अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे ही तुम लोग सोनोग्राफी करोगे इस महीने में 18 से 20 हफ्तों के बाद में, तो बेबी का जो ग्रोथ है, बेबी का जो पोजीशन है, ये समझ में आएगा। तुम लोग को ये जो सोनोग्राफी दिखाई दे रही है वो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 वीक के बाद में, 18 टू 20 वीक्स के बाद में की गई सोनोग्राफी है। बेबी के मूवमेंट्स तुम लोगों को क्लियरली दिखाई दे सकते हैं, इजिली दिखाई दे सकते हैं। और साथ ही साथ में ये मूवमेंट्स जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले फील नहीं होते थे मदर को, बट अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर को फील होगा। बेबी की लात लगेगी, बेबी की फिंगर्स का टच होगा। यस, ये सब कुछ एक मिनट, क्या है? एंडोमेट्रियम न्यूट्रिएंट्स आल्सो, हाँ बराबर। अमिया ने पूछा एंडोमेट्रियम न्यूट्रिएंट्स आल्सो स्टॉप ना? हाँ, एंडोमेट्रियम जो है वो न्यूट्रिशन पहुंचाने को बंद कर देगा बिकॉज प्लासेंटा सारा काम कर रहा है। समझा? ओके।
नाउ लास्ट स्टेज पे हम लोग हैं। लास्ट स्टेज का नाम क्या है? थर्ड एंड द फाइनल ट्राइमेस्टर, दैट इज 27th वीक। यस, फीटस का जो साइज है, ठीक है, फीटस का जो साइज है वो 3 से लेके 4 किलो तक का हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा? 3 से लेके 4 किलो तक का। और फीटस का साइज कितना, उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इतना लंबा हो जाएगा वो। और 3 से 4 किलो का बेबी अभी मम्मी के यूट्रस के अंदर ग्रो हो रहा है। समझा? तो इमेजिन करो 3 से 4 किलो का वजन लेकर मदर घूमती है। कैन यू इमेजिन दैट? और कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के हाथ में एक थैली है और थैली में बहुत सारा वजन है, बहुत सारा वजन है, तो हम लोग क्या करते हैं? अरे हाथ दुख रहा है मेरा, हम लोग रख देते हैं नीचे। बट क्या मदर बोल सकते नहीं नहीं नहीं, मैं अभी यूटरस को निकालती हूँ और बेबी को बाजू में रख देती हूँ? कैन शी से दैट? शी कैन नॉट से दैट। शी हैज टू कैरी द बेबी। मतलब कितना इंपॉर्टेंट जॉब है तुम्हारी मम्मियों का, हमारी मम्मियों का, तुम्हारी क्या, हमारी मम्मियों का। यस और नो? मतलब क्या, इतना इंपॉर्टेंट जॉब, इतना इंपॉर्टेंट टफ जॉब जो मदर्स का रहता है कि लाइक बेबी को इतने महीने तक अपने यूटरस के अंदर ग्रो करो एंड देन डिलीवरी करो विथ लॉट ऑफ पेन। Yes, this is a great job did by our mothers. Let's clap for our mothers. सारे के सारे लोग क्लैपिंग के इमोजीज डालो चैट बॉक्स में, so that I know that you are clapping. है ना? इतना स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली, फैंटास्टिकली, फैंटामगोस्टिकली मैजिकल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्या करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर के ऊपर जाते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? 50 सेंटीमीटर का लेंथ का बेबी हो जाता है। 3 से 4 किलो का वेट उसके पास में रहेगा। ठीक है, 3 से 4 किलो का वेट। और उसकी आंखें खुलेंगी, बेबी की आईज जो है वो खुलेंगी, आईज विल बी ओपन्ड। यस, बेबी का बॉडी वेट जो है वो गेन करेगा बेबी, फीटस ग्रो करेगा, यूटरस एक्सपांड हो जाएगा, यूटरस की साइज बहुत घमासान एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, यूटरस के पास में मसल्स जो रहते हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, वो स्ट्रेच होने की वजह से पूरा पूरा का पूरा यूटरस एक्सपांड होगा। बेबी ग्रो हो रहा है, फीटस ग्रो हो रहा है, यूटरस एक्सपांड हो रहा है। इसी स्ट्रक्चर में जो अंदर के, मम्मी के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, हमने देखा था ना यूटरस यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर है, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर है। तो जैसे ही बेबी ग्रो करेगा तो बट ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आएगा। यस, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आएगा मम्मी के। और मम्मी को क्या लगेगा कि मुझे बार बार यूरिन जाना है, बार बार यूरिन जाना है। ठीक है, या फिर जो स्टमक की डिस्कम्फर्ट्स है या इंटेस्टाइन की जो डिस्कम्फर्ट्स है ये स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ या ना? ये सारी डिस्कम्फर्ट्स स्टार्ट हो जाएंगी कि खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा, मम्मी को खाने का मन नहीं करेगा, या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा स्टूल पास करने में या फिर फीकल मैटर पास करने में बहुत तकलीफ हो सकती है। यस, या फिर तुम मे बी मम्मी को बहुत ज्यादा यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बैक एक का प्रॉब्लम हो सकता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी कुछ हो ना हो, बैक एक का प्रॉब्लम तो होता है, बिकॉज पूरा वजन बैक पे आता है। क्योंकि मदर क्या करती है, पीछे की तरफ झुकना स्टार्ट करती है ऐसे, और झुकने की वजह से वो बैक के ऊपर पूरा वजन आता है और वो बैक दुखना स्टार्ट हो जाती है। सो ये सारे प्रॉब्लम्स, पाव भारी हो जाना, पाव जो है वो बहुत ज्यादा दुखना स्टार्ट करते हैं, इडीमैटस हो जाते हैं। इडीमैटस का मतलब क्या, पाव की जो साइज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वहां पे टिश्यू फ्लूइड जमा हो जाता है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है ये मम्मी एकदम आसानी से सहन करती है। योर मदर्स डील विथ इट लाइक नथिंग इज देयर, and it she treats it like it is her job to do that, because she wants to see her beautiful baby in this world. Isn't this beautiful? Isn't this great? Something exceptionally and extraordinarily different, है ना? सो बच्चे लोग, एक चीज तो हो सकता है कि लाइक से फॉर एग्जांपल तुम्हारा मतलब जो मदर जो रहती है, मदर के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है, राइट? मदर के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है, यूटरस के अंदर ग्रो हो रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं ना एक प्रकार का कि बेबी जो है इट इज एन एंडो पैरासाइट फॉर द मदर, बिकॉज मदर से तो सारा न्यूट्रिशन लेता है, मदर से तो प्रोटेक्शन ले रहा है। हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, एंडो पैरासाइट? हाँ या ना? यस और नो? पैरासाइट तो बोल सकते हैं, एंडो पैरासाइट तो बोल सकते हैं, बट हम लोग टेक्निकली इसको एंडो पैरासाइट नहीं बोल सकते, बिकॉज एक डेफिनेशन का एक पॉइंट जो है
वो सेटिस्फाई नहीं करता है पैरासाइटिज्म का, कि पैरासाइटिज्म जो है वो दूसरे दूसरे स्पीशीज के बीच में होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल हमारे बालों में जुए हैं, तो वो जुए हमारे स्पीशीज को बिलोंग नहीं करती है, यस और नो, डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करती है। बट बेबी जो है वो ह्यूमंस के अंदर ग्रो कर रहा है, फीमेल के अंदर ग्रो कर रहा है, वो बेबी ह्यूमन का ही है ना, वो किसी चूहे का, बिल्ली का या गधे का बच्चा तो नहीं है ना। सो इसीलिए उसको हम लोग पैरासाइटिज्म नहीं बोल सकते हैं, समझा? अगर एग्जाम में ऐसा उल्टा आड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि कैन बी कॉल दिस एज पैरासाइटिज्म, द आंसर इज नो, वी कैन नॉट कॉल दिस एज पैरासाइटिज्म, बिकॉज सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। कौन से? बेबी न्यूट्रिशन ले रहा है मम्मी पास से, बेबी प्रोटेक्शन ले रहा है मम्मी के पास से, बेबी सब कुछ ले रहा है, सर्कुलेशन भी उसका मम्मी के पास से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है बेबी का। बट ये बेबी जो है वो उसके मम्मी का खुद का है, होमो sapiens sapiens species को belong करता है, it is not following any other species, that's why we don't call this baby as a parasite। understood everyone? extra information था ये, extra information, ठीक है? so students, till now we have learned about pregnancy and gestation, एकदम अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब मैं तुम लोग को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, यूट्यूब का ही वीडियो है, जिससे तुम लोग को ना एक जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है। तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो विजुअली तुम लोग देखोगे, एनिमेशन ही है, इतना कोई अंदर घुस के किसी ने वीडियो निकाला हुआ नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन भी जो है, या फिर हमारा ये जो डेवलपमेंट भी जो है ह्यूमंस का, वो इंटरनल होता है, यस और नो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज वेरी इंटरनल। तो वी कैन नॉट टेक एन एक्चुअल वीडियोग्राफ्स ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है? इसलिए एनिमेटेड वीडियो ही है। तो उस एनिमेटेड वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं, ओके? ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उस वीडियो को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कैन यू ऑल सी यूट्यूब का स्क्रीन? जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इफ यू ऑल कैन सी यूट्यूब का स्क्रीन, जस्ट ड्रॉप अ हार्ट। ओके, कूल। कैन यू हियर इट ऑल्सो? cycle. The dominant follicle grows to about 2 centimeters, and the differentiated end of the fallopian tube, which eventually catches the egg, moves to the site of ovulation. The egg consists of an outer layer called the corona radiata. Underneath is another protective layer, the zona pellucida. Both layers must be penetrated by the sperm cell in order to reach the cell nucleus that contains 23 different chromosomes. Each chromosome contains DNA. DNA is the
of cilia and mucus produced by glands in the walls of the fallopian tube. Additional contractions of the muscle layers help to transport the ovum. At a speed of about 3 to 4 millimeters per minute, something else makes its way from the other side of the fallopian tube. Sperm cells, thousands of them, and barely visible. They all have only one goal: reaching the ovum. A sperm cell's nucleus contains the male's genetic information. Through messenger substances emitted by the egg cell, the remaining sperm cells find their way to the ovum. The goal of all sperm cells is to penetrate the two outer layers to reach the chromosomes. The sperm cell penetrates corona radiata and zona pellucida, resulting in the degradation of the acrosome cap. Upon entering the cytoplasm, fertilization occurs, resulting in activation. Activation causes, among other things, a structural change of the zona pellucida so that no further sperm can penetrate. In addition, activation causes the ovum to complete its second maturation division. In this process, the sister chromatids are pulled into opposite poles, and the female pronucleus and a polar body are formed. The sperm's tail and head gradually degenerate in the cytoplasm. The condensed sperm nucleus rapidly increases enormously in size, and the chromatin decondenses. Thus, a male pronucleus is formed with 23 unreplicated chromosomes that possess the genetic information of the father. As the two pronuclei approach, both double their DNA, resulting in replicated chromosomes. Finally, syncope occurs, in which the pronuclei dissolve and the chromosomes of male and female are properly aligned in the spindle apparatus. Now, the cell is called a zygote, which is the very first cell of the new human being. The stage of cleavage begins. In this process, the cell continues to divide. 2 cells, then 4, then 8, and a 16-cell to 32-cell stage embryo. We speak of a burula, since the shape resembles a mulberry. The cells are still enclosed by the zona pellucida. Thus, after each cell division, whilst the number of cells increases, the size of each cell diminishes. Finally, the blastocyst is formed. The blastocyst consists of a fluid-filled cavity, the cells of the embryoblast and the trophoblast. The embryoblast is the initial structure of the new human being, whereas
trophoblast is the origin of placenta and membranes. Let's see the individual stages in the fallopian tube. Fertilization occurs at the end of the tube. The first cell division takes place about a day after fertilization. Eventually, further cell divisions happen forming the murilla. And in the uterus, the blastocyst is created. At this stage, the mucous membranes of the uterus or womb has already been prepared for the implantation of the blastocyst. Usually, the blastocyst implants in the posterior wall of the uterus. However, implantation can also occur on the side, as we will see in a moment. The blastocyst floats in a protective and nourishing uterine mucus. For implantation in the uterus, the blastocyst must first hatch from the protective zona pellucida. Then the blastocyst burrows further and further into the uterine lining, like a parasite. Let's take a closer look at this. The endometrium has a protective epithelium and capillaries filled with blood, as well as mucus-producing glands. The trophoblast cells fuse with the endometrium, and a syncytial trophoblast is formed that will nourish the embryo. In addition, hypoblast and epiblast arise from the embryoblast. The embryo burrows further into the endometrium, rapidly increasing in cell mass and leaving a womb, which may result in a completely harmless implantation lesion. Finally, the amniotic cavity is formed. As the process continues, the yolk sac is created, as well as a non-cellular plug that is later sealed by migrating uterine epithelial cells. The trophoblast rapidly increases in size, with the amniotic cavity and yolk sac remaining relatively small. This gives rise to the chorionic cavity and the body stalk. Three germ layers form from the primitive streak and node. This process is called gastrulation. The germ layers ectoderm, mesoderm, and endoderm eventually differentiate into various tissues and organs. In the course of the third week of development, neurulation occurs. At that time, the foundation for the central nervous system is laid. The neural groove is formed, closing from the center to the sides. At the sides, small bumps called somites can be seen. The neural groove becomes the neural tube, which later forms, for example, spinal cord and brain. Those cells later become the neural networks, which enable us to think.
process is almost complete. The embryo is still in the amnion, which is filled with amniotic fluid that has numerous functions. The optic placodes, which are the basis for the inner ear, can be seen, and the heart is already pumping blood through the intra-embryonic blood vessels. The yolk sac and the body stalk continue to nourish the embryo. The chorion is the outer membrane and is connected to the body stalk. The chorionic villi are surrounded by maternal blood. This allows them to carry nutrients to the embryo and nourish it. We'll see more on this later. During the fourth week, 3 pairs of pharyngeal arches appear. In addition, the upper lip buds are visible first, followed by the lower lip buds. The embryo is now curved in a C shape. The caudal eminence is tail-like in shape. The somites, which give rise to the cells, forming the skeletal muscles and components of the skin. It's clearly identified. The embryo continues to grow rapidly. The 5 millimeters by the end of the fourth. The lips placodes and pits are formed. The later arms and hands, as well as legs and feet, can be already well identified. The hands will develop from pounds to separate fingers by the 8th week. The embryo is about 23 millimeters long by the middle of the 8th week. The legs will not lose their webbed feet until a few days after the hands. Embryogenesis turns into fetogenesis in the 9th week, and in the 3rd month, that is, from the 12th week on, the fetus already has a human-like appearance. The eyelids are closed. The skin is translucent. In the following weeks, the fetus grows and the ossification of the fetal skeleton takes place, so that the bones are clearly visible on ultrasound images by the 16th week. In addition, the body is completely covered with downy lateral hairs, which help, among other things, to keep the vernix secreted by dedicated cells on the skin. The vernix protects the skin from direct contact with the amniotic fluid. From about the 18th week, the mother can feel the baby's movements. In addition, the sucking reflex has already been established. By the 28th week, the hair on the head, eyebrows, and eyelashes continue to grow. In addition, the eyes open. The fetus gains a lot of mass in the last few months, and the lateral hairs and the vernix gradually fade away. It is also slowly getting tighter and tighter in mom's belly. At first, the fetus is supplied by the body stalk and yolk sac, but then more and more by the umbilical cord and placenta. Since the fetus possesses both the DNA of the mother and of the father, the blood of the fetus must not mix with the blood of the mother. The placenta is responsible for this. It is responsible for the exchange of substances between mother and fetus.
oxygen and necessary nutrients in the mother's blood. Nutrients include carbohydrates, amino acids, fats, vitamins, and iron. Oxygen and nutrients are then transported to the fetus via the veins with the help of the umbilical cord. However, waste products also reach the villi via the arteries. This allows the fetus to release its waste products, such as carbon dioxide and urea, into the maternal blood. The mother's organism then takes over the excretion of these substances. After about 38 weeks, the fetus is fully developed. It measures 50 centimeters and weighs around 3,000 grams. The birth takes place now or in the next 2 to 4 weeks. So, guys, how did you find the video? अच्छा लगा? Yes.